नमस्कार। ई वीडियो की श्रृंखला में एमए फाइनल की छात्राओं का स्वागत है। लिपि से संबंधित प्रकरण चल रहा था। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि उत्पत्ति, विकास एवं नामकरण। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की लिपि है जिसे संविधान के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। इस देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और इसका देवनागरी नाम कैसे पड़ा, इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि वह लिपि है जो हिंदी के साथ साथ मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि के लिए भी प्रयुक्त होती है। आज हम देवनागरी लिपि की उत्पत्ति की बात करेंगे। इससे पूर्व हमने ब्राह्मी लिपि की बात की थी। सिंधु घाटी लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि भारत की तीनों ही प्राचीनतम लिपियां हैं जिसकी हमने चर्चा की। उसमें से ब्राह्मी लिपि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण लिपि है क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों का विकास हुआ और उनमें से एक देवनागरी लिपि है जो कि हमारी हिंदी की लिपि है। हमारा आज का विषय है। ब्राह्मी लिपि का समय हमने देखा कि 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक का रहा, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से पूर्व यूँ माना जाता है कि कोई व्यवस्थित लिपि भारत में देखने को नहीं मिली। इसलिए जो ब्राह्मी लिपि है उसका समय 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी पूर्व तक रहा, यानी कि 950 वर्षों तक ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। 350 के आसपास ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं विभक्त हुई, दो शाखाएं विकसित हुई। इसको एक कहा जाता है उत्तरी शैली और एक है दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी जो शैली है वो उत्तर भारत में उससे विभिन्न लिपियों का विकास हुआ और दक्षिणी जो शैली है उसका दक्षिण भारत में विभिन्न जो लिपियां थी उनका उससे विकास हुआ। उत्तरी शैली से ही जो उत्तरी शैली 350 के आसपास उत्तरी शैली का विकास हुआ, उसी उत्तरी शैली से 400 ईस्वी के आसपास यानी कि चौथी सदी के आसपास गुप्त लिपि का विकास हुआ। चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ और 400 से लेकर के 600 ईस्वी तक का समय जो रहा उस समय में गुप्त लिपि का प्रचलन रहा। उसके बाद इसी गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में गुप्त लिपि से कुटिल लिपि निकली और कुटिल लिपि का नाम इस प्रकार से पड़ा कि कुटिलाक्षर, यानी कि इसके टेढ़े मेढ़े तिरछे अक्षर थे जिनकी आकृति बड़ी कुटिल थी, इसलिए इसको कुटिल लिपि कहा गया। ये लिपि 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी यानी कि 600 से 700, 700 से 800 यानी कि 200 वर्षों तक कुटिल लिपि का प्रचलन भारत में रहा। तत्पश्चात इसी कुटिल लिपि से हमारी 9वीं शताब्दी में प्राचीन नागरी निकली, यानी कि प्राचीन जो नागरी थे उसका जन्म, उसका विकास, उसका उद्भव 9वीं शताब्दी में हुआ और उत्तर भारत के क्षेत्र में इसको नागरी के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नंदी नागरी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद 600 वर्षों तक लगभग इस प्राचीन नागरी का प्रचलन रहा और प्राचीन नागरी से ही विभिन्न आधुनिक जो लिपियां हैं जिसमें आधुनिक नागरी है, गुजराती है, महाजनी है, राजस्थानी है, कैथी है, मैथिली है, असमिया है, बंगला है आदि लिपियों का विकास हुआ। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि कुटिल लिपि से ही प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि विकसित माना, जिसे आगे चल कर के कहते हैं कि असमिया, बंगला, मणिपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियों का भी विकास हुआ। अब इसके बाद 600 वर्षों तक इसका प्रचलन रहा, प्राचीन नागरी का विकास होता रहा। इसी प्राचीन नागरी से 15वीं और 16वीं शताब्दी में
आधुनिक नागरी का विकास हुआ। और यही आधुनिक जो नागरी है वो विकसित होते होते आज हमारी हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि है और जिसे देवनागरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि से चलते हुए उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ, कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी बनी और प्राचीन नागरी से आधुनिक नागरी जो कि आगे प्रचलित होकर के देवनागरी के नाम से जानी जाती है। यानी कि 500 वर्षों से आधुनिक नागरी का प्रचलन भारत में है और आज हमारे लिए देवनागरी लिपि बड़ी महत्वपूर्ण लिपि के रूप में स्थापित है। अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के नामकरण की। यानी कि देवनागरी जो लिपि है उसका नाम देवनागरी कैसे पड़ा, इसको लेकर के विभिन्न जो विद्वान हैं उनमें मतभेद है। 6-5 तर्क लगभग इसमें चलते हैं। कुछ इसको अलग नाम देते हैं, कुछ अलग नाम देते हैं और ज़्यादातर विद्वान की देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा इसको लेकर के अपने अपने मत व्यक्त करते हैं। आइए जो प्रसिद्ध और प्रचलित जो मत हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मत है वो ये कहा जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से इसको प्रयुक्त किया जाता था, इसलिए नागरी लिपि नाम पड़ा जो कि देवनागरी बनी। पहला तो मत ये है। दूसरा मत कि नगरों में प्रचलित होने के कारण, जैसा कि नाम से साम्यता नगरों और नागरी, इसलिए इसको नागरी लिपि कहा जाने लगा। तीसरा मत है कि ललित विस्तार में उल्लिखित नाग लिपि ही नागरी है और नाग और नागरी का संबंध बनाते हुए कहा कि उसी से नागरी लिपि का नामकरण हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक चिन्ह देवनागर जो जिस प्रकार से हमारी देवनागरी लिपि की जो आकृतियां हैं उन आकृतियों से साम्य होने के कारण, समानता होने के कारण इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया है। तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि देवनगर कहते हैं काशी को, और काशी में अधिक प्रचार होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। तो कुछ अति उत्साही जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि स्थापत्य की एक शैली है नागर शैली और जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती हैं और देवनागरी लिपि का जो आकार और प्रकार है वर्णों का या अक्षरों का वो भी चतुर्भुज प्रकार का है। इसलिए इस कारण से इस लिपि का नाम उससे प्रभावित होकर के इसे देवनागरी लिपि कहा गया। यानी कि विभिन्न जो मत हैं वो अलग अलग मत हैं जिन्होंने इस लिपि के नामकरण को उल्लेखित किया, लेकिन अब तक किस आधार पे इसका नाम पड़ा और किस प्रकार से व्युत्पत्ति परक नाम इसका था इसको लेकर के अभी तक यह प्रश्न है वो अनिर्णित है। यानी कि निर्णय नहीं हो पाया है, कि तय नहीं हो पाया है। जब हमसे नामकरण की बात पूछी जाए तो हम ये विभिन्न जो 5-6 तर्क हैं ये हम दे सकते हैं। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवनागरी जो लिपि है वो 7वीं शताब्दी में थोड़ा थोड़ा इसका प्रारंभ हो गया था, 9वीं शताब्दी में इसका पूरी तरह से उद्भव हो गया था। कहते इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है जो 7वीं-8वीं शताब्दी का उसका समय माना जाता है। यानी कि 7वीं-8वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में इसका प्राचीनतम रूप सुरक्षित मिलता है और कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों ने भी इसी लिपि का प्रचार किया था, इसलिए राष्ट्रकूट नरेशों की भी इस लिपि को माना जाता है। देवनागरी का विकास उत्तर भारत में हुआ, लेकिन कहते हैं कि इसका जन्म दक्षिण में हुआ, बाद में इसका उत्तर भारत में विकास हुआ। अब देवनागरी लिपि के जो विकास में विभिन्न जो योगदान रहे कि समय समय पर उस पर बदलाव आए और कौन कौन सी लिपियों का प्रभाव उस पर पड़ा, इसके बारे में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि एक तो फारसी लिपि का प्रभाव हमारी देवनागरी लिपि पे है,
क्योंकि नागरी में नुक्ते या बिंदु का प्रयोग फारसी लिपि का ही प्रभाव है। जैसे नुक्ते लगाते हैं क, ख, ग, फ, ज, इनके नीचे नुक्ते लगाते हैं क्योंकि फारसी लिपि में मूलतः बिंदु प्रधान लिपि है, इसलिए उसका प्रभाव भी इसमें माना जाता है। दूसरा कहा जाता है कि नागरी लिपि का कुछ प्रभाव के ऊपर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी है। जैसे है पुराना हमारा, जैसा कि पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, ऐसे जो लिखा जाता था उससे और ल के स्थान पर ल आदि जो विभिन्न जो रूप मिलते हैं वो मराठी का ही प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं कि नागरी लिपि शिरोरेखा के बिना लिखते हैं और ये गुजराती लिपि का प्रभाव। कुछ लोग ऊपर की जो शिरोरेखा होती है, जैसे हमने ये लिखा और इसमें शिरोरेखा है, ये क्या है, शिरोरेखा है। इस शिरोरेखा को लिखने में भी कुछ लोग कंजूसी करते हैं और कहते हैं कि ये गुजराती लिपि का प्रभाव है, क्योंकि जो गुजराती लिपि है वो शिरोरेखा विहीन लिपि है। इसके बाद देखिए अंग्रेजी के पूर्ण प्रचार के बाद भी इस लिपि पे प्रभाव पड़ा। जैसे ऑफिस है, कॉलेज है आदि, डॉक्टर है, इसमें हम एक देखते हैं ये हम देखते हैं तो इसमें जो ग्रहित किया गया है वो अंग्रेजी से प्रभावित है। नागरी लेखन में पहले मुख्यतः केवल एक पाई या दो पाइयों या कभी कभी वृत्त का विराम के रूप में प्रयोग करते थे। जब अंग्रेजी का प्रभाव हुआ तो विभिन्न प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं उनको स्वीकार किया गया। उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण कभी कभी ह्रस्व ये है वो भी ओ का के द्योतन के लिए ओ यानी कि ऊपर इस प्रकार से हम लगाने लग गए हैं। तो कहते हैं कि ये जो प्रभाव है ये भी विभिन्न जो फारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी इन्हीं का प्रभाव है। इस प्रकार से विभिन्न जो लिपियों का प्रभाव इन पे रहा, उनको प्रभाव को ग्रहण करती हुई आज जो देवनागरी लिपि है वो अपने विकसित रूप में स्थित है, विराजमान है, जिसे एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्वीकार किया जाता है, श्रेष्ठ लिपि के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ध्वन्यात्मक लिपि है। और अन्य जो लिपियों से जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो एक श्रेष्ठ लिपि के रूप में इसको हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।